Current affairs for February 2025. First topic that we have is solar energy in India. The news says कि India has achieved historic milestone by surpassing 100 gigawatt of installed solar power capacity. इंडिया ने फेब 2025 में सोलर पावर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की 100 गीगावाट एक माइलस्टोन थी, उसको अचीव कर लिया। याद रहे ये इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी है, ऑपरेशनल नहीं है। जनरेशन या जनरेशनल मिक्स की बात करते हैं, उसमें अलग डेटा आता है। इट्स लाइक कि आपके पास आ चुका है इतना, अब उसको कितना यूज कर पा रहे हो, दैट्स अ सेपरेट थिंग। 10 raised to power 6, 10 raised to power 6। अच्छा सॉरी, नहीं नहीं नहीं, पहले मेगा आने वाला 10 raised to power 3, हाँ गीगा भैया, किलो मेगा, देन 10 raised to power 9 आने वाला गीगा हार्ट, गीगावाट, 10 raised to power 9। ठीक है जी, तो इस पे थोड़ा सा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया की जो ये सोलर पावर कैपेसिटी की बात कर रहे हैं या सोलर एनर्जी जनरेशन मिक्स की बात करें, इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं और इसको मिटिगेट करने के लिए क्या क्या हमने मेजर्स लिए हैं। या यही पूछा जा सकता है कि यार इंडिया ने ना ये टारगेट अचीव कर लिया, अपने आप में अच्छा टारगेट है ये, और इसको अचीव कैसे किया, कुछ स्कीम्स लेके आई होगी गवर्नमेंट, उन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले चर्चा करते हैं चैलेंजेस पे। चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सोलर पावर जनरेशन। हाँ जी, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, कोई वॉलंटियर करेगा? रॉ मटेरियल, क्या मैं ये पॉइंट लिख सकता हूं यहां पे, इंपोर्ट डिपेंडेंसी। जो सोलर सेल्स होते हैं या मॉड्यूल्स होते हैं, उस पे इंडिया आज भी रिलाई करता है हेविली ऑन इंपोर्ट्स। दो हम यहाँ पे बनाना शुरू कर चुके हैं, असेंबल करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन अभी भी वी रिलाई हेविली ऑन इंपोर्ट्स। बिल्कुल सही बात है भाई, टेक्नोलॉजिकल क्या, अनअवेयर, एंड में लिखना उस पॉइंट को, एंड में। और समस्याएं क्या हो सकती हैं, कॉस्टली है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ठीक है, इनिशियल कैपिटल कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है जी, और इस पे मौसम से डिपेंड करता है। सही बात है यार, सबसे बड़ी बात तो यही है। हमने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो लगा दी 100 गीगावाट की, पर वो क्या हमेशा वहां पे रह पाएगी? नहीं होगा यार, बादल आ गए, एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। एक पीक आर पे उसने ऑपरेट करना है, उससे पहले नहीं कर सकता, उससे बाद नहीं कर सकता। क्यों? स्टोरेज की बड़ी दिक्कत है, स्टोरेज अपने आप में दिक्कत है। पीक आर पे ऑपरेट कर सकते हो, स्टोर नहीं करके रख सकते, राइट? स्टोरेज के लिए आपको फिर से अलग बैटरी सेटअप चाहिए होगा, उस पे फिर लिथियम आयन चाहिए होंगे, मसला है। क्लियर? तो ऑपरेशनल मसला बहुत बड़ा है इसका। ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है इसकी, वो क्या है, लो है। क्यों? वेदर डिपेंडेंट है भाई, प्लस टाइम डिपेंडेंट है। उसके साथ साथ ऑपरेशनल कॉस्ट भी इसकी थोड़ी हाई है, क्योंकि रेगुलर क्लीनिंग करते रहना पड़ता है जो सोलर सेल्स होते हैं उनके।
इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो चलो एक बात है सर, कुछ ना कुछ तो खर्चा देखो थर्मल पावर प्लांट में भी आता ही है ना, उसमें भी आएगा, इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें ये मसले आ रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत बड़ा समस्या इसके साथ जो आती है वो है लैंड एक्विजिशन। इकोनॉमिक सर्वे 23-24 बोलता है कि जितनी जमीन सोलर पावर प्लांट को लगाने में लगेगी किसी एक पर्टिकुलर यूनिट के, उससे 1/300 कोई एक छोटा सा न्यूक्लियर पावर लग सकता है। यानी कि अगर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें, वो भी उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है जितनी ये करने वाला है, लेकिन इसको जो जमीन चाहिए होगी वो कितनी चाहिए होगी, मल्टीप्लाई बाय 300 टाइम्स। अगर 1 एकड़ में आप न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा दो, उससे उससे एनर्जी जनरेट करना शुरू कर दो, एक बात है, उतनी ही एनर्जी अगर आपने सोलर के थ्रू जनरेट करनी है 300 एकड़ जमीन चाहिए होगी। और लैंड एक्विजिशन का जब भी मसला आता है फंस जाते हैं चीजें वहां। बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो एक बार सैंक्शन हो चुके हैं, सब कुछ हो जाते हैं, लेकिन डिले स्टेज पे बैठे होते हैं, एग्जीक्यूट नहीं हो पाते क्योंकि लैंड एक्विजिशन इज अ बिग प्रॉब्लम। वो क्लियर है जी? अब देखो वो तो थोड़ा सा हमें देख के करना पड़ेगा ना। अब शहर के बीचों बीच तो एक पार्क या सोलर पार्क नहीं लगा सकते, हम थोड़ा बाहर ही होने वाले हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਮੈਮ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇੰਸਟਾਲਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, सोलर पावर प्लांट राजस्थान ਦੇ ਵਿੱਚ। और मसला क्या है, अब बड़ा खुश होकर बोल तो देते हैं कि यार ये ग्रीन टेक्नोलॉजी है या रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, ऐसे बोलते हैं ना हम इसके बारे में, ठीक है। हाउ मच ग्रीन? क्यों? क्योंकि देखो जरा, इस टेक्नोलॉजी के साथ लिंक्ड बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि लिथियम आयंस हो गए, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। इनकी एक्सट्रैक्शन अपने आप में बहुत ज्यादा एनवायरमेंट अनफ्रेंडली है, एनवायरमेंट अनफ्रेंडली है, उसी में बहुत सारी इमिशंस लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लिथियम को एक्सट्रैक्ट करना, राइट, जो इसकी मेजर फॉर्म ऑफ एक्सट्रैक्शन है वो है ब्राइन फॉर्म। यानी कि वाटर को यूज किया जाएगा, उसको लिथियम आयन जहां पे है, लिथियम माइंस जहां पे, वहां पे पंप किया जाएगा, फिर लिथियम उसमें डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, फिर उस पानी को वापस एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उस पानी को इवेपोरेट किया जाएगा, इवेपोरेट पानी हो जाएगा, पीछे बचेगा लिथियम, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस किसी एनर्जी के साथ ही चल रहा है, राइट। तो अपने आप में ये प्रोसेस ही बहुत ज्यादा एनर्जी इंटेंसिटी, कि पहले पानी को पंप करना फिर पानी को बाहर निकालना, ये पूरा प्रोसेस अपने आप में एनर्जी इंटेंसिव है। ये चीजें इनके मॉड्यूल्स में यूज हो जाएंगी, जो सोलर मॉड्यूल्स लेके आ रहे हैं, सेल्स लेके आ रहे हैं, लेकिन अपने आप में बनाना इसको वो मुश्किल वाली बात है। तो आर्गुमेंट अपने आप में ये आ जाता है कि अगर आप बोल भी रहे हो ग्रीन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये कितना ग्रीन है, इसको बनाने में इतने ज्यादा इमिशंस लग चुकी हैं, अंग्रेजी। तो ये भी एक आर्गुमेंट आता ही आता है, राइट। और चैलेंजेस बताओ फिर फटाफट, एक दो और बता दो। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। अगेन ऑपरेशनल चैलेंज ही है। यहां पे हम बात कर सकते हैं प्लांट लोड फैक्टर की, प्लांट लोड फैक्टर की। अब गर्मियां बढ़ चुकी हैं, गर्मियां बढ़ चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं। अब पता लग रहा है ना, फील हो रहा है।
तो मान लो यार आपने कहीं पे सोलर पावर प्लांट लगा दिया, उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते, वो उतने का ही रहने वाला है। अब पता लगा कि यार अब तो डिमांड बढ़ने वाली है इलेक्ट्रिसिटी की, यहाँ पे ऐसा तो है नहीं 2 प्लेट्स और लगा दोगे, 4 और लगा दोगे, नहीं लग सकती। इसकी प्लांट लोड कैपेसिटी फिक्स्ड है। लेकिन कोल की हम बड़ी फ्लेक्सिबल तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। कोई थर्मल पावर प्लांट है, उसने कोल से चलना है, आज मुझे पता लग गया कि अगले हफ्ते टेम्परेचर इतना पहुंचने वाला, फटाफट मैं कोल ऑर्डर कर सकता हूँ। 2 दिन पहले कोल को भट्टी में डालना शुरू किया, उसने और ज्यादा तपना शुरू कर देना। तो जो डिमांड बढ़ने वाली है पावर की, उसको वहां से पूरा कर सकते हैं, यहां से नहीं कर सकते। क्लियर है जी? सही रहेगा। और सर वो अपना ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो लिखता जी, वो लिखता सीखा 35 to 40 के आसपास कितना सीखा, ठीक है। और बस अब इसमें बाकी चीजें लिख देना फिर, कि फिर थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं है, ये सब चीजें वो सारी आ जाएंगी चीजें, ठीक। अब गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए टू एड्रेस दिस इशू, या इन जनरल अगर बात भी करें कि इंडिया का रैंक अब वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड में आना शुरू हो गया। क्या इनिशिएटिव्स लिए गवर्नमेंट ने? सब्सिडीज मैम, स्कीम, स्कीम का नाम? वेरी गुड। इसको मैंने पहले भी करवाया है यहाँ पे, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना करवाया, करवाया भाई। और हाँ जी, यही है, यही है, एक ही है, एक ही है, एक ही है। दूसरा है पीएम कुसुम। अब इसके 3 कंपोनेंट आ जाते हैं। तो आप कभी गांव देहात वाले इलाके में जाओगे तो आपको कुछ खेतों में सोलर बेस्ड पंप्स दिखेंगे, इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टैंड अलोन सोलर पंप्स को प्रमोट करते हैं। फिर इसके साथ साथ अगेन कोशिश कर रहे हैं जो ग्रिड कनेक्टेड पंप भी हैं उनको भी सोलर में कन्वर्ट करें। जो अभी ग्रिड के साथ जुड़े हुए हैं, जो कनेक्शन मिले हुए हैं किसानों को आज के टाइम पे सोलर पंप्स के, बेसिकली उसको भी सोलराइज करना है। एग्रीकल्चर पंप्स। इसके साथ साथ कुछ अगेन छोटे छोटे सोलर पार्क्स बनाने, बहुत बड़े नहीं बनाने, छोटे छोटे, जिसको बाद में ग्रिड के साथ कनेक्ट भी कर सकते हो। ये सोलर पंप्स हैं। अब मैं तीसरी जो बात कर रहा हूँ छोटे छोटे सोलर पावर प्लांट्स की या सोलर पार्क्स की, बहुत बड़े नहीं है, छोटे लेवल पे ही है, राइट। तो ठीक है, इसके साथ साथ और इनिशिएटिव्स क्या क्या हो सकते हैं बताइए जरा। बताइए। आवास योजना? नहीं मैम। फिर तो आप एजुकेशन को भी इसके साथ लिंक कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो चुका है, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ हमने काम किया नहीं। लिखने को लिख देना, आईएसए लिख देना, उसको वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड का एग्जाम्पल देना, वो भी लिख देना, लेकिन काम ज्यादा हुआ नहीं है, ठीक है। ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे बात की जाती है बंडलिंग की, बंडलिंग स्कीम, जिसके तहत रेन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस को एग्जीक्यूट किया जाता है।
जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं उनको टारगेट दे दिया गया, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बोल दिया गया कि आपकी ना इतने % जो पावर है वो रिन्यूएबल सोर्स से आनी चाहिए। तो अब आपको एक बंडलिंग की पॉलिसी चाहिए जिसके तहत उसमें आप थोड़ी सी पावर लेट्स से सोलर बेस से ले रहे हो, देन कुछ विंड से ले रहे हो, कुछ हाइड्रो से ले रहे हो, कुछ थर्मल से ले रहे हो, वो सारा पार्ट बन जाएगा बंडलिंग का, राइट, बंडलिंग। और इसके साथ साथ ये रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन तो है ही है, इसको एग्जीक्यूट करना है। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन क्या रख दिया कि यार आपने इतनी % जो पावर थी रिन्यूएबल सोर्सेज से लेनी ही लेनी है, और फिर उसको एफिशिएंटली बंडल कर देना अंडर बंडलिंग स्कीम, ताकि आपको भी कोई लॉस झेलना ना पड़े। क्लियर है जी। इसके साथ साथ बड़े लेवल पे सोलर पार्क्स को स्टेब्लिश करने की बात करते हैं हम लोग, सोलर पार्क स्कीम। जहां पे मेगा सोलर पार्क्स या फिर अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क्स को स्टेब्लिश करने की बात करते हैं बड़े लेवल पे। उसके साथ साथ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को लेके आए ताकि हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंसी को खत्म कर सकें। जो सोलर मॉड्यूल्स हैं, जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स हैं, वो हमारे यहाँ पे बनना शुरू हो जाए, तो इसलिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लेके आए PLI। क्लियर है जी। टू प्रमोट इंडिजिनाइजेशन, तो ये कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स रहे। क्लियर है जी। इंडिजिनाइजेशन, INDEGENISATION, इंडिजिनाइजेशन मतलब क्या है कि हम यहां पे खुद बना रहे हैं, उसको इंपोर्ट करके नहीं लेके आ रहे। दैट्स द होल आइडिया। चलें आगे जी, डन। चलो अब ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख लेना कि इंडिया में जो लार्जेस्ट सोलर पार्क कैपेसिटी किसी स्टेट के पास है, वो किसके पास है? राजस्थान के पास, फिर गुजरात के पास। और अगर मैं आपसे पूछूं कि रिन्यूएबल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो कि रिन्यूएबल पावर जनरेशन कैपेसिटी सबसे ज्यादा किस स्टेट के पास है? ये तो सोलर की बात की है, रिन्यूएबल किसके पास होने चाहिए? सोचिए जरा। राजस्थान और गुजरात, ऑर्डर वही रहने वाला। क्लियर है? चले आगे। नेक्स्ट, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। अब इसका 10th बर्थडे आ गया, वैसे भी स्कीम इंपॉर्टेंट है यार। सॉइल हेल्थ कार्ड सुना है इसके बारे में? सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है? ठीक है, ठीक है भाई, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब आपसे पूछूंगा 12 कौन से होते हैं, अब आपने बता दिया मेरे को 12 होते हैं, मुझे थोड़ी याद था, अब तो पूछूंगा आपसे। चलो कोई बात नहीं, सुनो, एक डेटा हमेशा याद रखना जब भी हम सॉइल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले होते हैं कि FAO का डेटा बोलता है अगेन कि 32% जो हमारी लैंड है इंडिया में वो डिग्रेडेड है, एंड 25% इज अंडरगोइंग डेजर्टिफिकेशन। तो इसको एड्रेस करने के लिए हमेशा हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वन ऑफ द स्टेप जो एड्रेस करने के लिए यूज कर रहे हैं हम, दैट इज सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। डाटा सब दोबारा सुनो, इरशाद। एज पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 32% ऑफ लैंड in India is under degradation and 25% is undergoing desertification. 25% is undergoing desertification. ठीक है, तो सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करना है, सॉइल की हेल्थ को रिस्टोर करना है। एन नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे हमने पहले नेशनल ग्रीन मिशन की भी बात कर ली थी, की थी, राइट। फिर नेचुरल फार्मिंग की भी बात कर रखी है हमने एक मिशन की।
एक मिशन ये भी हो सकता है, एक इनिशिएटिव ये भी हो सकता है, सॉयल हेल्थ कार्ड, जिसके तहत बोला गया कि देखो यार, मेरे खेत की जो जमीन है या वहां की जो मिट्टी है वो अलग है, उसका नेचर अलग है, किसी पड़ोसी की होगी उसका नेचर अलग है, जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हमारी जमीन को चाहिए, हमारी मिट्टी को चाहिए, वो अलग है, दूसरे को अलग है। तो क्यों ना साइंटिफिक बेस पे यहाँ पे एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाए। दैट्स द होल आइडिया। तो वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि यार हम अपनी जमीन की मिट्टी को टेस्ट करें, उसमें देखें कि इसमें किस किस न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्टिलाइजर्स को यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली आपने सोचा कि यार पहले लेट्स से अगर हम यहाँ पे पैडी कल्टीवेशन हो रही है तो इतने थैले पहले लगते थे यूरिया के, इस बार भी उतने लगा देते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली ऐसे चलता आ रहा था। उससे क्या हो रहा है? उससे होता क्या है? एक तो जमीन की फर्टिलिटी खराब हो रही है, दूसरा हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के टर्म्स में यूट्रोफिकेशन की। जब ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स करते हो, वही फर्टिलाइजर्स फिर वाटर बॉडीज में पहुंचते हैं, वहां जाके उस पूरी वाटर बॉडी को यूट्रोफिक कर देते हैं, पोल्यूशन का पार्ट बन जाता है फिर। ठीक है जी। तो यहां पे बोला गया कि सॉइल हेल्थ कार्ड मिलेगा, जिसके तहत देखा जाएगा कि आपकी जमीन में ये चीजों की कमी है, इनको आप वैसे भर लेना। और एंड में आते आते एक इसका ड्रॉबैक भी देख के जाएंगे। तो इसके केस में क्या होता है? 12 पैरामीटर्स पे टेस्ट किया जाता है। देखा जाता है नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटाशियम कितना है, एनपीके, फिर सल्फर कितना है, फिर आयरन कितना है, मैंगनीज कितना है, बोरोन कितना है, राइट, देन जिंक कितना है, कॉपर कितना है। ये न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये आपके मेजर न्यूट्रिएंट्स हो गए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंड दीज आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सोडियम कहां पे सर? सल्फर है। सोडियम कहां पे? सोडियम एन होगा, नहीं हो। ठीक है जी। इसके साथ साथ बोला गया कि हम यहाँ पे कितने आयन्स हैं आपकी जमीन में, उसको भी टेस्ट करेंगे, आयनिक कंसेंट्रेशन को, पीएच को भी टेस्ट करने वाले हैं, क्या वो एसिडिक है या बेसिक है। उसके साथ साथ उसमें कितना ऑर्गेनिक कंटेंट है उसको भी चेक करेंगे। जमीन में कितनी आयन्स की कंसेंट्रेशन है, राइट, उसको चेक करने वाले हैं। पीएच कैसा है उसका, एसिडिक है, बेसिक है, उसको चेक करने वाले हैं। और उस जमीन में ऑर्गेनिक कंटेंट कितना है उसको चेक करने वाले। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, पिरामिड वही है। देखिए, द आइडिया इज कि यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं, कनेक्टिविटी की बात करते हैं एक बार, ठीक है। मेन जो हमारा आइडिया है वो यही है कि आपके यहाँ पे जो पूरी लेट्स से न्यूट्रिएंट्स चेन भी की बात करें तो वो स्मूथली फ्लो करे, तो उसमें आयनिक कंसेंट्रेशन की बात आई जाती है जी वहाँ। ठीक है, माइक्रो स्केल पे हम देखेंगे तो वहां पे आयनिक कंसेंट्रेशन की बात आ जाती है, प्लस माइनस जैसे हम बात करते रहते हैं आयनिक फॉर्म में। ठीक है, Na पॉजिटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, ये सब आयंस की फॉर्म में आ रहे हैं यहाँ पे, तो उसको भी आपने टेस्ट करना है। अगर बहुत ज्यादा होगा तो दिक्कत होने वाली, अगर बहुत कम होगा तब भी दिक्कत होने वाली, ये सब चीजों के साथ ट्रू है। क्लियर है जी? तो ये सब चीजों को आपने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। ठीक है जी। तो 3 साल में एक बार ये कार्ड बन जाता है, वो 3 साल तक वैलिड रहता है। एक बार कार्ड बन जाएगा, 3 साल तक वैलिड रहने वाला है। अब ड्रॉबैक क्या है इसका, कि ये ना लिंक नहीं है उसके साथ, कि मान लो अगर फिर भी मैं चाहूं, ये तो मुझे एक वॉलंटरी बेस पे दे दिया उन्होंने, बाइंडिंग नहीं है कहीं पे भी, अब बाइंडिंग करना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक चीज तो कर सकती है सरकार, कि सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ लिंक करके ही मुझे न्यूट्रिएंट्स देने वाली है। मुझे यूरिया अगर चाहिए, वो देखेंगे कि आपकी जमीन में इतने रिक्वायरमेंट है तो आपको इतने ही थैले मिलने वाले, इससे ज्यादा बैग्स नहीं मिलने वाले। आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता, आज के टाइम पे इट्स अप टू द इंडिविजुअल फार्मर
वो चाहे 20 थैले ले, 30 ले, 40 ले, वो ले सकता है। क्लियर है जी? तो ये चीज थोड़ी सी ड्रॉबैक वाला पार्ट आ गया, इसको लिंक कर दोगे तो सही हो जाएगा जी। डन, चलें आगे। स्टबल बर्निंग, अब ये अगेन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है इसको हमने। एयर पोल्यूशन बड़ी थीम है अपने आप में, उसमें स्टबल बर्निंग इज अ बिग इशू, और इस पे रिकमेंडेशंस आई हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की, वो हम वे फॉरवर्ड में खूब दबा के लिख सकते हैं खुश होके। अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। सिर्फ इतना समझना कि इसको यूज करने के हम वे फॉरवर्ड में। तो पहले थोड़ा सा स्टबल बर्निंग को एज इशू समझ लेते हैं। चलिए, पाकिस्तान, हम पाकिस्तान की बात सुनते भी क्यों हैं हम? किसी और की बात करते हैं, छोड़ो छोड़ो। स्टबल बर्निंग क्या है मसला? सिंपल बेसिक, जो पीछे रेजिड्यू रह जाता है, क्रॉप का रेजिड्यू रह जाता है, पैडी कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं, पैडी को कल्टीवेट कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद जो पीछे रेजिड्यू रह जाता है उसको बर्न करना होता है। बर्न करना इसलिए जरूरी होता है फार्मर्स के लिए क्योंकि इमीडिएटली उसके बाद ही उन्होंने वीट की तरफ जाना होता है, वीट की कल्टीवेशन की बात कर देते हैं और बहुत कम टाइम बचता है उनके पास, तो फटाफट उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं, उससे होने वाला है पॉल्यूशन। स्टबल बर्निंग बेसिक ही आइडिया, ठीक है जी। अब इससे होने वाले पोल्यूशन को आप अगेन बता सकते हो यार कि हाँ यार यहाँ से हार्मफुल गैसेस निकलने वाली, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने वाला, ये सब चीजें निकलने वाली। फिर उसका लेट्स से अगर मैं पूछूं आपसे कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, चलो अब ये आपका क्वेश्चन है, इम्पैक्ट क्या हो सकता है बताइए जरा। हेल्थ, चलो हेल्थ की बात कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे आप एलर्जिक रिएक्शंस की बात कर सकते हो, एस्थमा की बात कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। फिर अगेन एलर्जिक रिएक्शन सिर्फ लंग्स रिलेटेड नहीं हो सकती, स्किन रिलेटेड हो सकती है, आइस रिलेटेड हो सकती है, बहुत सही है, वेरी गुड। उसके साथ साथ एनवायरनमेंट की बात करो फिर जरा। एयर क्वालिटी इंडेक्स मैम इसी में कवर कर देना, डिप कर जाएगा, ठीक है जी, डिप कर जाएगा, इसमें कवर हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ जी, और क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सॉइल, बिल्कुल सही बात है यार। जब सॉइल को जो स्टबल है उसको बर्न कर दिया जाएगा, उससे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है एरिया में, तो उसकी वजह से जो टॉप लेयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे सॉइल के, दे विल डाई, राइट। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट के केस में बायोडाइवर्सिटी का पॉइंट लिखने वाले हैं हम। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है, लिखेंगे, आपने बोल दिया पक्का लिखेंगे अब तो, ठीक है। यहाँ पे आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी बात कर सकते हो। फिर इन जनरल भी जो बायोडाइवर्सिटी होती है इन एंड अराउंड फील्ड जो होती है वो हार्म होती है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ इन्वेजिव स्पीशीज की इन्वेड करने का खतरा बढ़ जाता है, पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज, क्योंकि एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी को आपने हटा दिया, वैक्यूम तो नहीं रह सकता, कोई ना कोई स्पीशीज तो आएगी वहां पे, तो हो सकता है कोई इन्वेजिव स्पीशीज यहाँ पे इन्वेड कर जाए, पॉसिबिलिटी, ठीक है जी। और आपने इन्वायरमेंट के साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर दी, बिल्कुल सही बात है, क्लाइमेट चेंज की बात कर सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल भाई, ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर सकते हैं, उससे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, और इसके साथ साथ एक लेयर बन जाती है जो कि सनलाइट को नीचे पेनिट्रेट नहीं होने दे रही इतनी अच्छे से, तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो होती है वो वहां पे इंपैक्ट हो जाती है, राइट है जी।
ठीक है, इसके साथ साथ जो इसके डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ब्लैक, उसकी बात करें अगर, ब्लैक कार्बन की बात करें या पार्टिकुलेट मैटर की बात करें, वो जो लीव्स होते हैं उनके सरफेस पे सेटल कर जाते हैं, राइट। तो उससे लिंक्ड होने वाले स्टोमेटिक जो सेल्स होते हैं वो हार्म हो सकते हैं वहां पे। तो अपने आप में बड़ी दिक्कत वाली बात है इसकी। क्लियर। इसको एड्रेस करने के लिए सरकार क्या कर रही है, कुछ इनिशिएटिव्स बता सकते हैं आप? ठीक है भाई, तो करंटली जो इसको एड्रेस करने की मैकेनिज्म्स हैं, इन सीटू एंड एक्स सीटू। इन सीटू मतलब वहीं पे, वहीं पे एड्रेस करना उस इशू को। यहां पे हम लिख सकते हैं कि क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम। जिसके तहत जो स्टबल मैनेजिंग मशीनरीज होती हैं, जैसे कि हैप्पी सीडर हो गया, सुपर सीडर हो गया, राइट, उसके बाद कुछ बेलर्स हो गए, रेकर्स हो गए, एक्सेट्रा, इनके यूजेज को प्रमोट किया जाता है ताकि वहीं पे स्टबल को मैनेज कर लो, वहीं पे। क्लियर। तो यहां पे कुछ कस्टम हायरिंग सेंटर्स बनाए जाते हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, CHC। अब जरूरी नहीं है किसी भी किसान को कि यार उसने सुपर सीडर खरीदना ही है, बेलर मशीन खरीदनी है, रेकर मशीन खरीद रही है, वो उसको रेंट पे ले सकता है। कहां से? कस्टम हायरिंग सेंटर से। और यहाँ पे सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है कि यार हम ना यहाँ पे इस एरिया में कोई कस्टम हायरिंग सेंटर सेटअप करने वाले हैं। उसको कोई इंडिविजुअल भी सेटअप कर सकता है, या फिर कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, या एग्रीकल्चर सोसाइटी भी कर सकती है। क्लियर है जी। इसके साथ साथ कुछ बायो एंजाइम, जैसे कि पूसा का एक बायो एंजाइम डिकम्पोजर आया था, राइट, तो उसको यूज किया जाता है। उसको स्प्रे कर दो तो वो थोड़े टाइम में उस स्टबल को जो बचा होता है उसको डिग्रेड करना शुरू कर देता है। क्लियर है जी। अब XC2 की बात करें, चलो मान लो वहां पे मैनेज नहीं भी हो रहे, तब भी, तब इससे होने वाले, लेट्स से हम बात करें स्टबल को कैरी किया आपने, उससे कुछ पैलेट्स बना लिए, बायोमास बना लिया उसको, उस बायोमास को आप यूज कर रहे हो, आप उसको थर्मल पावर प्लांट्स में यूज कर सकते हो, आप उनको ब्रिक क्लिंस में यूज कर सकते हो एज अ को फायरिंग प्रोसेस। को फायरिंग मतलब कि कोल को भी आप वहां पे यूज कर रहे हो, साथ के साथ स्टबल को भी यूज कर रहे हो टू जनरेट हीट। फिर हम बात करते हैं बायोफ्यूल्स की, बात करते हैं क्या स्टबल से बायोफ्यूल बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। सेकेंड जनरेशन जो आपके एडवांस लेवल के बायोफ्यूल्स होते हैं वैसे ही बनते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट से बनते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी की बात कर सकते हो, PM जीवन योजना की बात कर सकते हो। क्लियर है जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बन जाएगा। तो ये सब इनिशिएटिव्स अभी चल रहे हैं। इसके साथ साथ एक मेजर जो रेगुलेटरी रिलेटेड हमने इनिशिएटिव लिया था, मेजर रेगुलेटरी ओवरहॉल जो हमने किया था, वो था वो था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। कवर किया इसको, कवर किया इसको, पक्की बात है। कहां पे है?
चलो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये स्टैट्यूटरी है या नहीं है? क्या किसी एक्ट के तहत बनाया गया इसको या नहीं बनाया गया? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके लिए भी क्वेश्चन है। फोन अ फ्रेंड कर रहे हो? हाँ। हाँ भाई, बताइए जरा। स्टैट्यूटरी है भाई, है। ठीक है, और ये एयर शेड अप्रोच को फॉलो करती है। अब याद आया? एयर शेड अप्रोच को फॉलो करती है। इसकी जुरिस्डिक्शन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है, उसके एडजॉइनिंग जो एरियाज हैं उन तक इसकी सीमित आ जाती है। पंजाब भी आ जाएगा, हरियाणा भी आ जाएगा, राजस्थान भी आ जाएगा, राइट। तो जब बात करते हैं नवंबर के आसपास, जब पॉल्यूशन लेवल पीक कर जाता है दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर के रीजन में, तो एक अक्सर बात आ जाती है कि यार कुछ पॉल्यूशन का जो हिस्सा है वो पंजाब हरियाणा से आ रहा है। तो आप दिल्ली के पॉल्यूशन को आइसोलेटली एड्रेस नहीं कर सकते। अगर आपने दिल्ली के पोल्यूशन को एड्रेस करना है, और अपने आप में बड़ा मसले वाली बात है, हम ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते यार वो तो दिल्ली की समस्या, पंजाब की तो है नहीं। पंजाब भी अपना है, दिल्ली भी अपना ही, राइट। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिसर्च बोलती है कि बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, उनकी जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 10 से 11 साल से नीचे आ चुकी है, बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एड्रेस करना तो जरूरी है। तो इसलिए बोला गया कि हम ना एयर शेड अप्रोच को फॉलो करेंगे। जैसे वाटर शेड होता है, वाटर शेड मतलब कि अब आप यहाँ पे किसी विलेज लेवल की बात नहीं कर रहे, अब यहाँ पे लेट्स से आप किसी ब्लॉक लेवल की बात नहीं कर रहे, आप अब ये बात कर रहे हो कि यार चाहे इसमें 100 ब्लॉक आ जाएं, चाहे इसमें 100 विलेजेस आ जाएं, मान लो अगर बरसात यहाँ पे होना शुरू हुई, उसका पानी यहाँ जाने वाला है। तो अगर यहाँ पे कल को वाटर स्कार्सिटी हो रही है, आगे 100 किलोमीटर दूर ही हो रही है, तो मैं ना कहीं इसको एड्रेस कर सकता हूँ फॉलोइंग दिस अप्रोच, वाटर शेड अप्रोच। यार यहाँ पे चाहे कम बरसात हो, लेकिन यहाँ तो अच्छी खासी हो रही है, तो मैं कुछ यहाँ पे कैनाल्स बना सकता हूँ, मैं कुछ यहाँ पे सब कैनाल्स बना सकता हूँ, मैं वाटर शेड अप्रोच को फॉलो कर रहा हूँ। तो सेम हम यहाँ पे एयर शेड अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं कि होलिस्टिकली काम करने वाले हैं। क्लियर है जी? तो इसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो पंजाब तक भी लागू हो जाती है, हरियाणा तक भी लागू होती है। क्लियर है? तो इसने भी फिर अपने मैंडेट्स देना शुरू किए। इसने बोला, जब हम बात कर रहे थे को फायरिंग वाले बात की, इन्होंने बोला कि पंजाब और हरियाणा जो स्टेट्स हैं वो ब्रिक क्लिन्स में यूज करने वाली हैं, जो पेलेट्स आप शबल से बनाने वाले हो। उसका टारगेट सेट कर दिया कि 20% स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 2025, उसको 50% तक लेके जाना, धीरे 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 धीरे। अभी आप 20% यूज करना शुरू कर दो, और इसके जो डिक्टेट्स हैं, इसके जो डिसीजंस हैं वो बाइंडिंग होने वाले। याद रखिए, स्टैट्यूटरी है और एयर शेड अप्रोच को फॉलो कर रही है। क्लियर है जी? तो ये मेजर ओवरऑल हुआ था, रेगुलेटरी ओवरऑल, नहीं तो मैनेज कर ही नहीं पाओगे आप पोल्यूशन, एंड इट्स अ गुड स्टेप टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्लियर? डन। अब बात करते हैं कि वो जो पार्लियामेंट्री कमिटी थी उसने रिकमेंडेशंस क्या दी। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिपोर्ट आई थी सर एक, उसने चंडीगढ़ के केस में ही बोला था कि चंडीगढ़ के केस में भी 5.5-6 साल से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो चुकी है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। रिकमेंडेशंस जो हैं उनमें से एक रिकमेंडेशन है वेरी इंपॉर्टेंट, कि यार इस पे एमएसपी टाइप जो सिस्टम है ना आपका, कि क्रॉप्स पे एमएसपी आप इशू कर देते हो, और फिर कुछ क्रॉप्स की बात करें, जैसे वीट की बात करें, पैडी की बात करें, तो उसको उठाना पड़ता है आपको एमएसपी पे। तो ऐसा ही कुछ एमएसपी बेस्ड सिस्टम आप यूज कर लो स्टबल के केस में भी। ये लो, सही है, बिल्कुल सही बात है। इंसेंटिव मिल जाएगा उनके लिए, ठीक है ना। एक रेट फिक्स हो जाएगा कि यार इतने में उठाना है, ठीक है, बोले ले जाओ, राइट। उसके साथ साथ आप यहां पे रियल टाइम मॉनिटरिंग की बात करो। रियल टाइम मॉनिटरिंग टू मैनेज या टू
effectively manage operations around stubble. रियल टाइम मॉनिटरिंग करो। आपको पता होना चाहिए कि पंजाब में कोई एक लेट्स से तहसील है राजपुरा, उसमें कुछ ब्लॉक है, कोई एक ब्लॉक है, मान लो कनौर ब्लॉक है, उसमें जो पैडी की सोइंग हुई थी वो इमेजिन करो कि यार 4 या 5 जुलाई के आसपास हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि कब ये बिल्कुल राइप हो जाएगी, कब ये हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाएगी, ये आपको पता होगा। जब वो हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाएगी तब आप अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर सकते हो, कस्टम हायरिंग सेंटर्स को थोड़ा डाइवर्ट कर सकते हो। मान लीजिए कोई एक कस्टम हायरिंग सेंटर है जो कि मोहाली में ऑपरेट कर रहा है, मोहाली में लोगों ने पहले कल्टीवेट कर लिया, पहले उसको हार्वेस्ट कर लेंगे, अब उसके आइडियल पड़े हैं, रिसोर्सेज खाली पड़े हैं, क्या उसको डाइवर्ट कर सकते हो अप टू वर्ड्स राजपुरा? कर सकते हो। ये होगा तभी पॉसिबल जब आप रियल टाइम में मॉनिटर कर पाओगे इस चीज को। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि यार अब ये फसल तैयार हो चुकी है, अब ये कटेगी और अब यहां से पोल्यूशन जनरेट होना हो सकता है, शुरू हो सकता है, तो आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज को भी वैसे एलोकेट कर सकते हो। ज्यादा फ्लाइंग स्क्वाड्स आप वहां पे भेजने वाले हो, ज्यादा अवेयरनेस के कैंपेन वहां पे आप करने वाले हो कि अब यहां से पोल्यूशन हो सकता है। होगा तब ये पॉसिबल जब आप रियल टाइम में मॉनिटर करोगे पूरी सिचुएशन को। क्लियर? इसके साथ साथ बोला गया कि मान लो लेट्स से किसानों ने स्टबल बर्निंग कर भी दी, फिर आप उनको रेड लिस्ट कर देते हो, रेड एंट्री आ जाती है। अब उसके केस में ना उनको थोड़ा सा इंसेंटिवाइज करो कि अगर आपने रेड लिस्ट से बाहर आना है तो आप ये सब चीजें करनी शुरू करो, हम आपको बाहर ले आते हैं। तो थोड़ा सा लीनियंट मैकेनिज्म होना चाहिए, राइट? उसके साथ साथ बोला गया कि यहां पे उन क्रॉप्स को प्रमोट करो जिनका कल्टीवेशन पीरियड कम है। जैसे पंजाब के केस में पूसा 44 को बैन किया हुआ है, किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वाटर गजलिंग भी है, उसका जो कल्टीवेशन टाइम है, राइपनिंग टाइम, वो भी बहुत ज्यादा है, 150 दिन के आसपास चला जाता है वो, तो उतना ही वो वाटर भी कंज्यूम करती है। तो आप कुछ उन क्रॉप्स को लेके आओ यहाँ पे, अगेन जेनेटिक इंजीनियरिंग करो, कुछ भी करो जो अर्ली राइपनिंग है, जो 120 दिन में 130 दिन में पूरी बन जाए, तैयार हो जाए। अब इसके रिगार्डिंग क्या हमने कभी बचपन में गलती से, जानबूझ के तो नहीं किया होगा मैंने, यहाँ पे जानबूझ के तो मैं पढ़ाता ही नहीं, हमने किसी क्रॉप के बारे में बात की थी, राइस की वैरायटी के बारे में बात की थी? हाँ, क्या बात है यार, गलती से जो मैं काम करता हूँ आपको याद रह जाते हैं वो, अच्छी बात है। तो उन क्रॉप्स को प्रमोट करो यहाँ पे जिनका जो कल्टीवेशन टाइम पीरियड है थोड़ा कम है। ठीक है जी। एग्जांपल DRR 100 धान, इसको ही कमला भी बोलते हैं। इसकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी ज्यादा है और ये जल्दी मैच्योर भी हो जाती है। जल्दी मैच्योर हो जाएगी तो अपने आप वाटर को भी कंज्यूम कम ही करने वाली। क्लियर है जी? तो ये सब इनिशिएटिव्स इन्होंने बोला कि यार अब लेना शुरू करो इसको। ठीक, डन। अब ये आपका वे फॉरवर्ड बनने वाला उसमें। ठीक है, वे फॉरवर्ड एक अपने आप से लिखो, एक बात आती है। दूसरा जो वे फॉरवर्ड लिखने वाले हो कि यार फलानी फलानी कमेटी ने बोला था, फलानी फलानी उसने बोला था, उसके हिसाब से ये बन रहा है, तो दैट शोज क्या पढ़ के आयो, अपने आप में वेट ज्यादा बन जाता है उस चीज का। क्लियर है जी? चलिए, सर वो इंडिविजुअल ना उस पर डिपेंड करता है, स्टेट टू स्टेट। फिलहाल तो कोई अमाउंट बेस्ड तो नहीं हैगा। हाँ मतलब जेडे अराउंड जेडे थोड़े लेट्स से कोई बायोफ्यूल ਦੇ प्लांट्स लग चुके हैं है ना, या जेडे फीड ਦੇ तौर ਤੇ नहीं यूज कर ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ पे करते हैं, बट कोई स्टैंडर्ड रेट नहीं हैगा। वही सब तो बड़ी समस्या है। फिर ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आ जाती है, फिर किते किते केसेस में तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी आप देना पैंदा है। तो एक यूनिफाइड पॉलिसी की गल कर सकते हो। हाँ, कंक्लूड इस बात पे कर देना फिर कि एक यूनिफाइड पॉलिसी बनाओ, नेशनल यूनिफाइड पॉलिसी, जिसमें आपने बायोफ्यूल की अगर आप पॉलिसी बना रहे हो तो उसमें हमेशा आप सोचोगे कि स्टबल को कैसे इंक्लूड कर सकते हो। सब स्टेट स्टेक होल्डर को साथ लेके आओ उसमें
एक यूनिफाइड पॉलिसी बनाओ, ये लिख के कंक्लूड कर दो, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। क्लियर है जी? चलें आगे नेक्स्ट। हाँ हम्म, हाँ वो भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वैसा। इंश्योरेंस सेक्टर तो नहीं हुआ। फसल बीमा बीमा योजना है, बट इन केसेस को कवर नहीं करती। नहीं, अवेयर तो है क्या मैम? अच्छा, अवेयर तो है। मैं हूं कहना छड़ता, अगले कहने की तो अपना काम कर। ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वापस 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 वापस। अगर ज्यादा डिस्कशन करोगे तो होमवर्क दे दूंगा मैं। वेटलैंड एक्रीडेटेड सिटीज, राम सर का नाम सुना? रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन क्या करती है? क्या करती है रामसर कन्वेंशन? डेजिग्नेट करती है वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो कुछ रामसर साइट्स की जब आप कभी भी चर्चा करोगे, जब आप पढ़ोगे, तो उसका मतलब ये है कि यार वो रामसर साइट या वो पर्टिकुलर प्लेस वेटलैंड है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का। हमेशा इतना याद रखना। तो 1971 में रामसर कन्वेंशन आया था जी। इंडिया बना पार्टी इसका 1982 में। ठीक है। अब ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है जो मैं यहां पे करवाने वाला हूं, कि इस बार हम बात करने वाले हैं वेटलैंड की, बात नहीं कर रहे सिर्फ, वेटलैंड एक्रीडेटेड सिटीज की बात कर रहे हैं। आपने रामसर को हमेशा वेटलैंड्स के साथ ही जोड़ा हुआ है, लेकिन आज मैं बोल रहा हूं कि आपको वेटलैंड एक्रीडेटेड सिटीज को भी पढ़ना है। यहां पे दो सिटीज को, इंदौर और उदयपुर को, इंडिया के पहले दो सिटीज का दर्जा मिला है जो वेटलैंड एक्रीडेटेड सिटीज की लिस्ट में आए हैं। वेटलैंड एक्रीडेटेड सिटीज भी याद रखना रामसर कन्वेंशन के अंडर ही डिक्लेयर किए जाते हैं। कॉप 12 थीम की उरुग्वे राउंड में यह डिसाइड किया गया कि अब हम सिटीज को भी वेटलैंड एक्रीडेटेड सिटीज की लिस्ट में रखने वाले हैं। उरुग्वे राउंड, कोई नहीं पूछने वाला आपसे। उरुग्वे कंट्री है, साउथ अमेरिका। हाँ वही वही। हाँ जी हाँ जी हाँ। ठीक है, तो कॉप हुई थी वहां पे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी, वहां डिसाइड किया गया ये। क्लियर है जी? यहाँ पे बोला गया कि यार उन सिटीज को ना रिकॉग्नाइज करना शुरू करो, उनको एक्रीडेट करना शुरू करो जो वेटलैंड्स को अपनी अर्बन डेवलपमेंट की प्लानिंग में लेके आते हैं। अब वेटलैंड अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी परस्पेक्टिव, बायोडाइवर्सिटी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, वहां पे आपके बर्ड्स आ जाएंगे, एनिमल्स आएंगे, राइट। उसके साथ साथ भी आपके इन्वायरमेंट के लिए वो जरूरी है, क्योंकि वहां पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज का पोटेंशियल बन जाएगा, फिर फ्लड्स को मिटिगेट करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अमूमन देखने को मिलता है कि जो आपको लेट्स से 20 साल पहले अगर भी आपको किसी सिटी का मैप याद हो, आप देखते होंगे पहले यार वहां पे कोई एक लेक था, कोई पॉन्ड था, आज वहां पे नहीं दिख रहा, वैसा इंक्रोचमेंट हो चुकी है। लेकिन कुछ सिटीज ने इस रिस्पेक्ट में बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने उनको कंजर्व करके रखा है। कभी उदयपुर घूमना हुआ तो आप देखोगे उसमें लेक्स ही लेक्स हैं, बहुत सारे लेक्स हैं। राजस्थान, उदयपुर राजस्थान में ही है दोस्त। ठीक है, राइट। सिटी ऑफ लेक्स भी बोलते हैं उसको। तो उन्होंने उसको विरासत के तौर पे कंजर्व करके रखा हुआ है, तो आज उनको रिवॉर्ड देने का टाइम आ गया, एक्रेडिट करो उनको। सिमिलरली इंदौर की बात करते हैं, तो दो सिटीज अब इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, और इंडिया के इकलौते दो सिटीज हैं, कोई और सिटी नहीं है इसमें, इंदौर एंड उदयपुर। डन है जी? चले आगे नेक्स्ट। कोई फंडिंग नहीं, कोई फंडिंग नहीं, कुछ फंडिंग नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, क्लीनर सिटी भी। अब उनकी अर्बन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लो, लोगों की बात कर लो, वहां की सिविक सेंस की बात कर लो, सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अभी तो बीजेपी है, कोई बात नहीं। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट। अब 4 मोर वेटलैंड्स आर हैव बीन इंक्लूडेड अंडर द रामसर कन्वेंशन, इंडिया की बात कर रहे हैं।
रामसर कन्वेंशन भी चर्चा चल रही है। पहले वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज की बात की थी, अब वेटलैंड्स की बात करने वाले हैं कि 4 और वेटलैंड्स ऐड कर दिए गए हैं इंडिया के केस में। टोटल हो चुके हैं 89। हाईएस्ट नंबर किस स्टेट की बात? तमिलनाडु में हाईएस्ट नंबर है 20 के। और एशिया में अगर बात करें, इंडिया के पास सबसे ज्यादा वेटलैंड्स हैं इस लिस्ट में। तो हाँ जी, पंजाब को भी फिर थोड़ा होमवर्क कर देने ਆਪਾਂ एक। हाँ ठीक है, हरी के पत्तन की गल कर देने आप, सब तो फेमस है राइट। ब्यास की बात करते हैं, कंजली की बात कर सकते हैं, केशवपुर मयानी की बात कर सकते हैं, रोपड़ की बात कर सकते हैं। तो ये सारे पंजाब के वेटलैंड है जो कि रामसर लिस्ट में है। तो अभी जो 4 हुए हैं उनमें से एक है सकराकोटाई। अगेन स्पेलिंग थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं भाई। सकराकोटाई तमिलनाडु में। फिर थेर थंगल, करवा दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, फिर अगले 2 बताओ फिर कौन से थे फिर। ये क्या बात हुई, बताओ फिर। खतरनाक नाम है। हाँ जी, सकराकोटाई तमिलनाडु में, गल्फ ऑफ मन्नार के पास। ये भी थेर थंगल, ये भी तमिलनाडु, गल्फ ऑफ मन्नार के पास। केचियो पालरी, सिक्किम। फिर उधवा लेक कहां पे है? उधवा लेक, उधवा, झारखंड। मुझे पैसे भी मिलते हैं याद करने के। सकराकोटाई, थेरथंगल, खिचियो पालड़ी, देन उधवा। पालड़ी, पालड़ी, LRI। थेरथंगल, थेरथंगल। बाकी 1-2 बार स्पेलिंग इसको देख लेना खुद से, यही कुछ वॉवल्स वगैरह यही होंगे, एक उधर उधर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। चलो नेक्स्ट, इनलैंड मैनग्रोव ऑफ गुनेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। कहां पे है? गुजरात में है। नाम क्या बात कर रहा है? इनलैंड मैंग्रोव्स। आपने कहां सोचे हैं, इमेजिन किए होंगे कि जहां पे कोस्टल एरियाज है, एक साइड पे फ्रेश वाटर आ रहा है, दूसरे साइड पे सलाइन वाटर आ रहा है। ये ना अरेबियन सी से 45 किलोमीटर अंदर है। ये है गुनेरी। यहां पे कोई कोस्टल वाटर नहीं है, फिर भी यहां पे मैंग्रोव्स हैं, तो इसलिए इनलैंड मैंग्रोव ऑफ गुनेरी। यहां पे हिस्टोरिकली जो ये रीजन था, ये पहले आप देखोगे गल्फ ऑफ कच्छ वाला पार्ट बन रहा है, रन ऑफ कच्छ वाला। रन ऑफ कच्छ पहले सबमर्ज्ड रहता था पानी में, तो यहां रन ऑफ कच्छ, ये रन ऑफ कच्छ का ही एरिया है। रन ऑफ कच्छ पहले सबमर्ज्ड था, समुद्र का पार्ट था। तो आज भी वहां पे जो पानी है वो रेतला पानी होता है, तो उसकी वजह से गुनेरी के केस में भी यहाँ पे आपको मैंग्रोव देखने को मिले। और इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है गुजरात गवर्नमेंट ने। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट किस एक्ट के तहत डिक्लेयर किया जाता है? 2002 के साथ, बिल्कुल सही बात है। ये हाईली इंपॉर्टेंट हो चुके थे, इस पर पूछा जाएगा क्वेश्चन इससे, गुनेरी से। चले आगे नेक्स्ट। चलिए, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम यूएन हैबिटेट ने अर्बन प्लानिंग एक्सेलरेटर लॉन्च किया। अर्बन प्लानिंग एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। आइडिया किसके साथ?
लिंक किया है यूएन हैबिटेट प्लस C40 अलायंस। यूएन हैबिटेट प्लस C40 अलायंस ने अर्बन प्लानिंग एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। आइडिया क्या है कि आपने सिटीज की जो एमिशंस हैं उसको कम करना है। यूएन हैबिटेट प्लस C40 अलायंस। यूएन हैबिटेट के बारे में कौन जानता है थोड़ा सा? कब बना था ये? 1977 में। हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स जेनेवा। हर चीज के हेडक्वार्टर जेनेवा नहीं होते। नैरोबी, नैरोबी कीनिया, यूएन हैबिटेट। और C40 पे चर्चा करें थोड़ी सी, क्या हो सकता है ये? C40 क्या हो सकता है? 40 देशों का, सिटीज का, सिटीज का 40 सिटीज नहीं है, याद रखना, सिटीज 40 नहीं है, C40 नाम है इसका। सिटीज 100 के ऊपर हो चुके हैं, 100 के अराउंड ही है वैसे। ठीक है जी। तो इसकी बात करें तो एक इनफॉर्मल ग्रुप है, इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, सिटीज के बीच में है जी। ठीक है। तो बेसिकली इसके ऑफिसेस की बात करें तो एक यूके लंदन में है और फिर दूसरा न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में और लंदन में ऑफिसेज है उसके। और यहां पे बात करें इंडिया के केस में तो कुछ प्रोमिनेंट सिटीज है जो इसका पार्ट है, जैसे कि दिल्ली, फिर दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई। ठीक है, 6 हैं। एक बार देख लेते हैं कौन से हैं। दिल्ली होने वाला है, और कौन सा होने वाला है? अहमदाबाद। आई एम नॉट श्योर, इसको देखना पड़ेगा एक बार। C40 का जो है, एक बार देख लेते हैं इसको, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है इसमें। बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर। जयपुर, हाँ। बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता एंड मुंबई। बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता एंड मुंबई। 6 सिटीज। ठीक है जी। तो ये प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। अर्बन लोकल बॉडीज रिप्रेजेंट कर दी हैं जी उरे जा के। दिल्ली ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਗਏ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। नहीं, हाँ वो की बात तो अगर रहे हैं, मुल्लापुर की बात कर सकते हैं, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है ना उनकी। तो करवा दो यहाँ पे ऐड, करवा दो ऐड यहाँ पे। चलो आगे। नेक्स्ट, चैंपियंस ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट न्यूज, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया विल ऑनर चैंपियंस ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन अंडर 2 मेजर कैटेगरीज, प्राणी मित्रा एंड जीव दया अवार्ड। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया उन लोगों को सम्मानित करेगा, उन ऑर्गेनाइजेशंस को सम्मानित करेगा जो कि एनिमल प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, अंडर 2 कैटेगरीज, प्राणी मित्रा एंड जीव दया अवार्ड। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया किस एक्ट के तहत बनाया गया? या हाँ चलो यही बता दो। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। रॉन्ग। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960s के आसपास आया था। क्रुएल्टी एग्जैक्ट एक्ट है, उसका नाम देख देता हूं मैं। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट ऑफ 1960। 60 मैम, 60, 1960 स्टैट्यूटरी है। तो लगभग जहां तक मुझे याद है कि 30 मेंबर हैं इसके,
और 6 मेंबर आपके पार्लियामेंट से भी आते हैं इसमें। हेडक्वार्टर्स इसके हरियाणा में, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के। तो एक ही क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है कि इसका स्टेट्यूटरी जो ओरिजिन है किस एक्ट से हुआ है। क्लियर है? बस हो गया बेटा, इसको और कितना लिखोगे? जानना नहीं है, जानना नहीं है, कोई फायदा नहीं है उसका। चले आगे, नेक्स्ट। हाँ, क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट ऑफ 1960। नेक्स्ट, चलिए लास्ट न्यूज है अपनी, शैलो डेप्थ अर्थक्वेक। शैलो डेप्थ अर्थक्वेक मेरी वजह से तो नहीं हुआ छाला, पक्का? अच्छा, चलिए शैलो डेप्थ अर्थक्वेक की बात करते हैं। नाम क्या सजेस्ट कर रहा है? मतलब बहुत ज्यादा डीप नहीं होने वाला। जब इसके एपिसेंटर की बात करने वाले हैं तो बहुत ज्यादा डेप्थ पे नहीं होने वाला, ऊपर ही होने वाला है। कुछ 100 किलोमीटर के बीच में ही होने वाला, 100 किलोमीटर भी छोड़ो, 50-70 इसके आसपास होने वाला है। अब एक क्वेश्चन मेरे लिए आपके एंड पे एक है कि डीप फोकस अर्थक्वेक या फिर शैलो फोकस अर्थक्वेक, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा डेंजरस होता है? डीप। हाँ भाई, शैलो या डीप? शैलो। क्यों? क्योंकि वो जो वेव्स हैं, मान लीजिए यहां से जा रही है अब, और एक एनर्जी जा रही है यहां से, तो क्या यहां पे लॉसेस होने वाले हैं? बिल्कुल, जितना कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उतने ज्यादा उसके कम लॉसेस होने वाले। जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उतने ज्यादा लॉसेस होने वाले। तो शैलो फोकस जो आपके अर्थक्वेक होते हैं हमेशा दे आर डेंजरस। तो ये न्यूज आती है दिल्ली के रिस्पेक्ट में। दिल्ली के केस में फेब 2025 की बात करें तो 4 मैग्नीट्यूड के आसपास का अर्थक्वेक देखने को मिला था, और वो शैलो फोकस अर्थक्वेक था। अर्थक्वेक जब हम बात करते हैं मेजरली डिस्ट्रीब्यूटेड कहां पे होते हैं? वो अराउंड प्लेट बाउंड्रीज, अराउंड प्लेट बाउंड्रीज। दो प्लेट्स आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, इट कैन बी डाइवर्जेंस, इट कैन बी कन्वर्जेंस, और इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शन, वहीं पे होने वाली। लेकिन दिल्ली के अराउंड क्या कोई प्लेट ऑपरेट कर रही है? दिल्ली के अराउंड तो कोई प्लेट नहीं ऑपरेट कर रही। प्लेट तो हिमालयस के अराउंड ऑपरेट कर रही है। हिमालयस में अर्थक्वेक आएगा, समझ आएगा मुझे कि यार वो प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन की वजह से है। लेकिन दिल्ली के केस में वो प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन की वजह से वहां पे अर्थक्वेक नहीं आएगा। वहां पे जो अर्थक्वेक आया, ये देखिए जरा, इन सीटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी, इंट्राप्लेट है। देखिए जब दो प्लेट्स मेजर इंटरैक्ट कर रही हैं तो उसका जो इफेक्ट है ना, वो सिर्फ यहां पे सीमित नहीं होने वाला, वो बाकी एरियाज में भी डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। वो स्ट्रेस बाकी एरियाज में भी एक्यूमुलेट होने वाला है। वो स्ट्रेस कल को इंट्राप्लेट अर्थक्वेक जनरेट कर सकता है। वही स्ट्रेस यहां पे बात कर रहे हैं इन सीटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी मतलब अलग अलग मटेरियल्स हैं। दिल्ली के केस में जब क्रस्ट की बात करें तो बहुत सारे मटेरियल्स अलाइंड है वहां, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं उनकी। तो उसकी वजह से भी आप देखोगे जो स्ट्रेस डेवलप होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, वो रिलीज हो रहा है वहां से, वो रिलीज वहां से हो रहा है। तो इन सीटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी, मटेरियल में भी डिफरेंस है वहां। क्लियर है जी? सही है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि दिल्ली के केस में जो आपका शैलो, एक तो सबसे बड़ा बेसिक क्वेश्चन आ सकता है कि शैलो फोकस और डीप फोकस में फर्क क्या होने वाला, कौन से ज्यादा डेवस्टेटिंग होने वाले, वो मान लेंगे शैलो हो रहा है। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या सिर्फ प्लेट बाउंड्रीज पे ही अर्थक्वेक इंटरेक्शन या अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं? नहीं, इंट्रा प्लेट में भी देखते हैं। तो इंट्रा प्लेट में भी एक केस वो बनता है जो इन सीटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी का केस बनता है। डन है जी? ठीक है। इसके बाद एक लास्ट न्यूज है, शिफ्ट इन अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ। क्या अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है? मैं नहीं मानता। शुक्र है ये नहीं बोला, ना मानो फिर हमें क्या।
अगर मैं अर्थ के इंटीरियर को डिवाइड करूं, या यहां पे भी डिवाइड किया ही हुआ है, अर्थ क्रस्ट सबसे पहले, फिर आप देखोगे यहां पे मेंटल रीजन आने वाला है, उसके बाद कोर रीजन आने वाला है। इनर कोर जो है वो सॉलिड है, लेकिन आउटर कोर जो है वो लिक्विड इन नेचर है। उसकी लिक्विडिटी की वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, और वो ना फिक्स नहीं है। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे यहां पे अर्थ के केस में, यहां पे नॉर्थ पोल जो हमारा है, ठीक है, यहां पे फील्ड लाइंस यहां पे आके कन्वर्ज कर रही है, मैग्नेटिक नॉर्थ की बात करें। हमेशा ऐसा नहीं होने वाला, ये टिल्ट होता रहेगा, कुछ ऐसे घूमता रहेगा। तो अभी जो रिसर्च बोल रही है कि अब ये इस साइड टिल्ट हो रहा है, टुवर्ड्स सर्बिया, टुवर्ड्स सॉरी साइबेरिया, टुवर्ड्स साइबेरिया। पहले ये कभी अलाइंड था टुवर्ड्स कनाडा, टुवर्ड्स कनाडा, कनाडा इस साइड है, और उससे अब इस साइड शिफ्ट होता जा रहा है। और अर्थ की अगर आप जियोलॉजिकल हिस्ट्री भी समझोगे तो बहुत बार मैग्नेटिक पोल्स का रिवर्सल भी देखने को मिला है। उसके एविडेंसेस हमें रॉक्स की स्टडीज में पता लग जाते हैं, जब हम पैलियो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं, पैलियो मैग्नेटिज्म की बात करते हैं। याद है जब हम बात करते हैं कि जहां पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन हो रही है, वहां पे क्या लावा बाहर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। वो जाते जाते लावा सॉलिडिफाई होगा, दूर जाके होगा। हर रॉक की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होने वाली है। मान लीजिए उस रॉक में कुछ आयरन के ट्रेसेस थे, क्या आयरन फेरोमैग्नेटिक है? क्या उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं? बिल्कुल। आयरन के अंदर जो क्रिस्टल्स होंगे, आयरन के अंदर जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे, वो अपने आप को किसी एक डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेंगे, वो करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लीजिए यहां पे 100 किलोमीटर दूर आपने एक रॉक को स्टडी किया, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की ओरिएंटेशन अलग आई। 1000 किलोमीटर दूर जाके आपने स्टडी किया, उस रॉक की मैग्नेटिक फील्ड की ओरिएंटेशन अलग आई। तो आप ये एक कंक्लूजन लेके आ जाओगे कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट नहीं रही, वो शिफ्ट होती रहती। तो यही न्यूज यहां पे आई है कि अब वो टुवर्ड्स ईस्टर्न हाफ ऑफ रशिया जाई जा रही है, राइट, साइबेरिया। डन। सन की बड़ी जल्दी हो जाती है, हमारी बहुत लेट होती है। एग्जैक्ट टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास, इट कैन टेक लेट्स से लैक्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। सन के केस में उसका सोलर साइकिल के साथ जुड़ा हुआ है, राइट, हमारे। इसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो हम बात करते हैं लेट्स से सैटेलाइट सिस्टम की बात करते हैं, उस पर इम्पैक्ट आ जाएगा। हमारे जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस पर इम्पैक्ट आ जाएगा। क्योंकि अब मैं इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता आपके लिए। जो आपकी कंपास है ना, वो हमेशा उल्टी डायरेक्शन दिखाती है टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको आपकी कंपास नॉर्थ दिखा रही है तो वो उल्टी होने वाली है, तो आपके जो मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे चेंज हो जाएंगे। बट सिंस ये प्रोसेस बड़ा स्लो चलता है, तो इसीलिए 5 साल में ना एक बार इसको अपडेट करते रहते हैं लोग। जब हम इसकी बात कर रहे हैं, वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल की बात करते हैं, तो ये 5 साल में एक बार इसको अपडेट करते रहते हैं लोग, ताकि आपको पता लगता रहे आपके जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं वैसे लाइन। क्लियर है जी? डन। तो थैंक यू।